हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज के इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉक टेस्ट होंगे, जो आप खुद को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। और ये आपके आने वाले किसी भी टेक्निकल, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीजीसीआईएल का एग्जाम होने वाला है, तो उसके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, और प्रत्येक वीडियो पर आपको 3 से 4 सेकंड का समय होगा, लगभग 5 सेकंड मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है? गॉस का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप के माध्यम से शेयर कर दीजिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी बताइए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी आपको पता होगा, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। हिंदी में अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। लेकिन फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, गॉस का नियम चार्ज, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपका, ये आपके लगता है जनरेटर के लिए। किसके लिए होता है? जनरेटर के लिए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चालक पर लगने वाले चालक पर लगने वाले बल की दिशा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और यह आपका मोटर के लिए लगता है, और राइट हैंड रूल लगता है आपके जनरेटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग पर संख्या में घुमाव होते हैं, और द्वितीयक वाइंडिंग पर संख्या में घुमाव होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर कैसा है? स्टेप अप है। तो प्राथमिक वाइंडिंग यानी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, द्वितीयक वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की जो संख्या होगी वह क्या होता है? कम होता है, कम अधिक, अधिक अधिक, अधिक कम, या कम कम। ठीक है, कौन सा होता है आपको बताना है, जल्दी बताइए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ा करके आउटपुट में देता है। ठीक है, तो उस ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है? तो देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी में जो टर्नों की संख्या होती है वो आपकी होती है कम। ठीक है, क्योंकि टर्नों की संख्या बढ़ाने से जो आपका ईएमएफ होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर प्राइमरी में N1 है और सेकेंडरी में N2 मान लेते हैं, तो जिसमें वोल्टेज ज्यादा होगा उसमें टर्नों की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब स्टेप अप है तो N2 का मान ज्यादा होगा किससे? N1 से। तो टर्न जो होंगे प्राइमरी में वो सेकेंडरी में ज्यादा, और प्राइमरी में टर्नों की संख्या क्या होगी? कम। यानी प्राइमरी में क्या होना चाहिए? कम। और द्वितीयक में क्या होना चाहिए? ज्यादा। द्वितीयक में ज्यादा या अधिक, तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कम और अधिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
और स्टेप डाउन होगा तो स्टेप डाउन के लिए N2 का मान ज़्यादा हो जाता है N2 से, मतलब प्राइमरी में टर्नों की संख्या सेकेंडरी में टर्नों की संख्या से क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग पर संख्या में घुमाव होते हैं और द्वितीयक वाइंडिंग पर संख्या में घुमाव होते हैं। ये जस्ट अभी क्वेश्चन आपको बताया है, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो टर्नों की संख्या होती है वह क्या होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में N1 क्या होगा, ज्यादा होगा, और N2 क्या होगा, कम। तो N1 आपका अधिक होगा, ठीक है, और N2 क्या हो जाएगा आपका कम, मतलब द्वितीयक हो जाएगा आपका कम और ये हो जाएगा अधिक। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन अधिक और कम। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा, अधिक कम। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है। ट्रांसफार्मर कैसा उपकरण है, आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर कैसा उपकरण है। स्थिर है यानी स्टैटिक्स, गतिशील यानी डायनामिक, स्थितिक और गतिशील, डायनामिक और स्टैटिक्स है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ट्रांसफार्मर कैसा उपकरण है, तो यहाँ पर स्थिर होगा, गतिशील होगा, स्थैतिक और गतिशील, और 4 नंबर ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ट्रांसफार्मर कैसा उपकरण है, ट्रांसफार्मर आपका स्टैटिक डिवाइस होता है। कैसा उपकरण होता है, स्टैटिक डिवाइस, स्थैतिक उपकरण होता है। स्थैतिक उपकरण, स्थैतिक उपकरण होता है, यानी हम इसको स्थिर बोल सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए, स्थिर होता है। और इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कोई सापेक्षिक गति नहीं होता है, कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक रोटेशन नहीं होगा वहां पर घर्षण लॉस नहीं होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं होता है। अब जैसा आपका ऑप्शन होगा, लेकिन आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता, इसलिए उसमें घर्षण लॉस यानी फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट होगा, स्थिर उपकरण होता है। नेक्स्ट, इन ए करंट ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इज क्लोज। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इज क्लोज। करंट ट्रांसफार्मर में, करंट ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग बंद होती है, क्लोज होती है, कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ, ए एंड बी, नॉन। मतलब कौन सी करंट ट्रांसफार्मर में कौन सी आपकी वाइंडिंग है जो क्लोज होती है, कौन सी वाइंडिंग क्लोज होती है, प्राइमरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक, कौन सा वाइंडिंग क्लोज होता है करंट ट्रांसफार्मर में। करंट ट्रांसफार्मर सीटी, करंट ट्रांसफार्मर सीटी किस में जुड़ा होता है, ये सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये कौन सी वाइंडिंग जो है वो क्लोज होती है, तो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्लोज होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्लोज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग पर इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट वोल्टेज के बीच संबंध होता है। आउटपुट वोल्टेज के बीच संबंध होता है। एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग पर इनपुट फ्रीक्वेंसी, सेकेंडरी वाइंडिंग पर इनपुट फ्रीक्वेंसी यानी इनपुट आवृत्ति, और आउटपुट वोल्टेज के बीच संबंध क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज के बीच संबंध क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया वही, मतलब यह सेम। ठीक है, बढ़ता है, कम हो जाता है, कम हो जाती है, समय के साथ बढ़ता और घटता रहता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आवृत्ति को चेंज नहीं करता है, ट्रांसफार्मर आवृत्ति चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट वोल्टेज के बीच जो संबंध होगा वो भी क्या होगा,
सेम रहेगा वही, ठीक है, नो चेंज, क्योंकि ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को चेंज करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज आवृत्ति को नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता फुल लोड पर होती है। एक पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता फुल लोड पर होती है। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता फुल लोड पर होती है। तो फुल लोड पर पावर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वह आपका अधिकतम होता है। फुल लोड पर पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? अधिकतम होती है, ठीक है, क्योंकि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनको फुल लोड पर ही संचालित किए जाते हैं। फुल लोड पर ही संचालित किए जाते हैं। इनकी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो फुल लोड पर अधिकतम के लिए डिजाइनिंग किया जाता है और फुल लोड पर ही ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर आर मेजर्ड यूजिंग। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि कॉपर लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर आर मेजर्ड यूजिंग, मतलब कॉपर लॉसेस ट्रांसफार्मर में किस कंडीशन में ज्ञात किया जाते हैं? कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जिस टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉस ज्ञात की जाती है, कॉपर लॉस मापी जाती है, ठीक है, कॉपर लॉस मापी जाती है, आपको बताना है। कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर आर मेजर्ड यूजिंग, कौन सी विधि का उपयोग करके आप ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को माप सकते हैं? तो यहाँ पर पहला दिया है शॉर्ट सर्किट, दूसरा दिया है ओपन सर्किट, तीसरा दिया है ए एंड बी नॉन ऑफ द एबव। कौन सा होगा इसमें? शॉर्ट सर्किट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करके ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस मापा जाए। शॉर्ट सर्किट विधि कॉपर लॉस के लिए ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन से बना होता है। ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन से बना होता है। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वह किसका बना होता है? ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के जो कोर होते हैं वो लेमिनेटेड कोर होते हैं। तो किस मटेरियल के बने होते हैं? सिलिकॉन स्टील, कच्चा इस्पात, कच्चा लोहा और एल्यूमिनियम किसके बने होते हैं ट्रांसफार्मर के कोर? तो आपके बने होते हैं सिलिकॉन स्टील के। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। आप बताइए इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाई जाती है? सिलिकॉन की मात्रा कितनी % मिलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में ब्रीथ की कार्य क्षमता क्या है? ट्रांसफार्मर में ब्रीथ की कार्य क्षमता क्या है? ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर उपयोग किए जाते हैं, ब्रीदर लगे होते हैं, उनकी कार्य क्या है, उनकी कार्य क्षमता क्या है? तो यहाँ पर दिया है कि यह सांस लेने के दौरान हवा की नमी को सोख लेता है। ट्रांसफार्मर तक, दूसरा दिया कि ट्रांसफार्मर तक ठंडी हवा पहुंचाता है, और यह ट्रांसफार्मर तेल फिल्टर है। 4 नंबर ऑप्शन है 1 और 2, मतलब पहला और दूसरा दोनों के लिए। तो ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर लगा होता है और ब्रीदर के अंदर क्या होता है? सिलिका जेल। ब्रीदर के अंदर क्या लगा होता है? सिलिका जेल, ठीक है। तो यहाँ पर यह सांस लेने के दौरान हवा की नमी को सोख लेता है। हवा की नमी को क्या करता है? सोखता है। ब्रीदर में उपयोग किया गया सिलिका जेल जो ब्लूइश मतलब नीले रंग से पिंक कलर में हो जाता है जब वह खराब हो जाता है। तब खराब सिलिका जेल का जो कलर होता है वह आपका पिंक होता है। अगर वो बेहतर होगा, अच्छा होगा, शुद्ध होगा तो किस रंग का होगा? नीले कलर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की बुनियादी कार्य क्षमता क्या है? ट्रांसफार्मर की
बुनियादी कार्य क्षमता क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर की बुनियादी कार्य क्षमता क्या है। कार्य क्षमता क्या है? पहला वोल्टेज से करंट कन्वर्टर, करंट से वोल्टेज कन्वर्टर, फ्रीक्वेंसी परिवर्तक, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो ट्रांसफार्मर की जो बुनियादी कार्य क्षमता है वह करंट से वोल्टेज कन्वर्टर होगा। ये ऑप्शन कौन सा होगा? करंट से वोल्टेज कन्वर्टर, करंट से वोल्टेज कन्वर्टर। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर? ठीक है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। उपकरण जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, उनका नाम क्या है? ठीक है, वो क्या होंगे? उपकरण ट्रांसफार्मर के दो प्रकार जो हैं वो इनमें से कौन से होंगे? ठीक है, देखिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं वह आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है सीटी और दूसरा होता है पीटी। क्या होता है? दूसरा होता है पीटी। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यानी 4 नंबर सही होगा। बी एंड सी दिया है, यहाँ पर 2 एंड 3 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? सीटी और पीटी दोनों ही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के टाइप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। यहां पर दिया है कि द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड फॉर रीजन। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो किस कारण के लिए लेमिनेट किया जाता है? ठीक है, किस कारण के लिए लेमिनेट किया जाता है? कमेंट कीजिए और बताइए। ट्रांसफार्मर के कोर लेमिनेटेड कोर होते हैं, किस लिए? लेमिनेटेड कोर किस लिए बनाए जाते हैं? यहाँ पर दिया कि मिनिमाइज हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस हानि को मतलब कम करने के लिए। मिनिमाइज ईडी एंड हिस्टेरिसिस करंट लॉस, और तीसरा दिया है कि लोअर्स ईडी करंट लॉस, और 4 नंबर दिया है कॉपर लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि भावर धारा, ईडी करंट लॉस यानी भावर धारा हानि को कम करने के लिए, भावर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज विनियमन तब नकारात्मक कहा जाता है। ठीक है, जब लोड पावर फैक्टर होता है, जब लोड पावर फैक्टर होगा। ठीक है, लोड का पावर फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, निगेटिव, नकारात्मक यानी निगेटिव कहा जाता है जब लोड पावर फैक्टर होगा। किस पावर फैक्टर पर? आपका आइडियल, लैग, लीडिंग, इनफाइनाइट। आइडियल आदर्श, लैग यानी पश्चगामी, लीडिंग यानी अग्रगामी, और इनफाइनाइट यानी अनंत। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? पावर फैक्टर लीड होगा, अग्रगामी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने की क्या आवश्यकता है? ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने की क्या आवश्यकता है? ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने की क्या आवश्यकता है? तांबे की हानि का पता लगाने के लिए, कोर हानि ज्ञात करने के लिए, इंसुलेशन प्रतिरोध खोजने के लिए, संपूर्ण हानि ज्ञात करना। तो इसमें से कौन सा होगा? ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपके कॉपर लॉस का पता लगाने के लिए किया जाता है, कॉपर लॉस का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट करने पर या ट्रांसफार्मर में लोड जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो करंट का मान बढ़ता है और कॉपर लॉस का मान क्या होगा? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होगा? तांबे की हानि का पता
लगाने के लिए। और आप कमेंट करके बताइए कि नो लोड टेस्ट किसके लिए किया जाता है, नो लोड टेस्ट किस लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फुल लोड पर ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि शून्य होती है। फुल लोड पर पूर्ण भार यानी फुल लोड पर ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि शून्य होती है, कौन सी हानि शून्य होती है। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि शून्य होती है, मूल हानि यानी कोर हानि, यहाँ पर ईडी करंट लॉस, तांबे का नुकसान और घर्षण हानि। कौन सी हानि शून्य होती है, फुल लोड पर कौन सी हानि शून्य होती है। तो ट्रांसफार्मर चाहे फुल लोड पर हो, चाहे हाफ लोड पर हो या नो लोड पर हो, ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि नहीं होता है, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। ठीक है, एनी डाउट कमेंट जरूर करें, घर्षण हानि नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर हैज रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है, बीच के रेजिस्टेंस क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध होता है, कितना प्रतिरोध होता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध आपका क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, करे कि ट्रांसफार्मर जो है वो करंट रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड है, ट्रांसफार्मर की जो वर्तमान रेटिंग को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, केवीए में, वीए या एमवीए में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर, किसमें व्यक्त किया जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर में, किसमें, केवीए में। किलोवाट्स किसका मात्रक होता है, ये होता है आपका पावर का। केवीएआर किसका होता है, ये होता है आपका रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या करता है, रिएक्टिव पावर क्या करता है, फ्लक्स जनरेट कराता है। रिएक्टिव पावर क्या करता है, फ्लक्स जनरेट कराता है। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा। नेक्स्ट, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का क्या उद्देश्य है, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का क्या उद्देश्य है, तेल का क्या उद्देश्य है। तेल मिलाया जाता है ट्रांसफार्मर में, किस लिए तेल भरा होता है। ठीक है, बचाने के लिए, प्रतिरोध के लिए, शीतलक के तौर पर, और लास्ट ऑप्शन है 1 और 3 दोनों। तो ट्रांसफार्मर में जो तेल उपयोग किए जाते हैं वह आपके कूलिंग के लिए और इंसुलेशन के तौर पर किया जाता है। और तेल एक ही फ्ले येलो रंग का होता है जो पेट्रोलियम खनिज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुचालक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो बचाने के लिए और शीतलक के तौर पर प्रयोग किया जाता है, यानी 4 नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which test is used to determine iron loss in a transformer, आयरन लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को निर्धारित करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस, लौह हानि को निर्धारित करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, किस परीक्षण का उपयोग करते हैं। तो नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने लोग भी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें और जल्दी से जल्दी आप कमेंट करते रहें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रांसफार्मर। यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा घटक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा घटक है जो ट्रांसफार्मर से संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसा घटक है जो ट्रांसफार्मर से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका देखिए, ब्रीदर क्या है, ट्रांसफार्मर का हिस्सा है, ट्रांसफार्मर का भाग होता है ब्रीदर, जिसमें सिलिका जेल भरा होता है, कंजर्वेटर, बुकोज रिले, ये तीनों आपके ट्रांसफार्मर के पार्ट हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के पार्ट हैं, बट एक्साइटर, यही आपका करेक्ट होगा, यह ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है, यह ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है। कौन सा, उत्तेजक, एक्साइटर। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का कौन सा घटक शोर उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर का कौन सा घटक शोर उत्पन्न करता है। जो ट्रांसफार्मर में हमिंग होती है, नॉइज होती है, वह किसके कारण उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर का कौन सा घटक शोर उत्पन्न करता है, आपको बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कौन सा घटक शोर उत्पन्न करता है। तो लौह कोर, आयरन कोर, जिसमें मैग्नेटिक्शन के कारण हमिंग यानी नॉइज उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक फ्लक्स के बीच संबंध होता है। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक फ्लक्स के बीच संबंध होता है। प्राथमिक द्वितीयक प्रवाह से बड़ा होता है, प्राथमिक प्रवाह द्वितीयक प्रवाह से कम होता है, प्राथमिक फ्लक्स और द्वितीय फ्लक्स बराबर होते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर में आपका प्राइमरी साइड यानी प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है, तो जो दोनों में फ्लक्स जनरेट होंगे, फ्लक्सों के बीच जो संबंध होगा वो क्या होगा, बराबर होगा कि एक दूसरे से ज्यादा कम हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि प्राथमिक फ्लक्स और द्वितीय फ्लक्स क्या होते हैं, दोनों ही आपके बराबर होते हैं, दोनों ही आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सेम फ्लक्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। नेक्स्ट, यदि ट्रांसफार्मर में प्रत्यक्ष धारा की आपूर्ति की जाती है तो ट्रांसफार्मर का क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्या होता है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट करंट, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डायरेक्ट करंट यानी डीसी। ठीक है, तो यदि ट्रांसफार्मर को डीसी की आपूर्ति दी जाती है तो ट्रांसफार्मर का क्या होता है। ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से कार्य करता है, डीसी पर ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करता, ट्रांसफार्मर की अधिक दक्षता से कार्य करता है, ये भी गलत होगा। ट्रांसफार्मर कम दक्षता से ऑपरेट होता है, संचालित होता है, ये भी गलत होगा। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण काम करना बंद कर देता है, क्या होगा, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर में कितने प्रतिशत घर्षण हानि होती है। एक ट्रांसफार्मर में कितने प्रतिशत घर्षण हानि होती है, ये जस्ट अभी हुआ है, थोड़ा सा जोर डालेंगे अपने माइंड पर तो आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग और बताइए कि एक ट्रांसफार्मर में जो फ्रिक्शन लॉसेस है उसकी परसेंटेज क्या होती है। देखिए,
जब ट्रांसफार्मर में घर्षण लॉस होता ही नहीं है, घर्षण लॉसेस होगा ही नहीं, तो परसेंटेज क्या होगा? जीरो। परसेंटेज कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन लॉस तो होता ही नहीं है। परसेंटेज क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कपल्ड इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली। ठीक है, इसमें किस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिकली यानी विद्युतीय और मैग्नेटिकली मतलब चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। मैग्नेटिकली और चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका ऑप्शन है दिया है पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और 4 नंबर ऑप्शन दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली को ध्यान से समझ लेते हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। देखिए, इलेक्ट्रिकली यानी विद्युतीय रूप से दोनों वाइंडिंग कनेक्टेड होना, और मैग्नेटिकली यानी चुंबकीय रूप से उसकी दोनों वाइंडिंग कनेक्टेड होना। ठीक है, जुड़े होना। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कोर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, कोर ट्रांसफार्मर, ये आपका एक है कोर ट्रांसफार्मर, और एक ट्रांसफार्मर आपका बना देते हैं, ये हो गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ये हो गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, कोर ट्रांसफार्मर में और ऑटो ट्रांसफार्मर में इसमें आपकी दो वाइंडिंग होती है। ठीक है, ड्यूअल ट्रांसफार्मर भी इसको कहते हैं, दो वाइंडिंग होती है। और इसमें क्या होता है? एक वाइंडिंग होती है, सिंगल वाइंड होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। तो इनके जो मध्य, कोर ट्रांसफार्मर के दो दो मध्य वाइंडिंगें जो जुड़ी रहती हैं, ये आपके चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। किस रूप से जुड़ी रहती है? चुंबकीय रूप से। और ये जुड़ी रहती है आपकी इलेक्ट्रिकल यानी विद्युतीय रूप से। किस रूप से? विद्युतीय रूप से। लेकिन अगर सिंगल किसी की बात करता है तो आप ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए इलेक्ट्रिकली बोलेंगे, और कोर ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए क्या बोलेंगे? वो मैग्नेटिकली बोलेंगे। बट यहां पर देखिए, पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये तीनों ऑप्शन गलत होगा। और आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली आपका जो जुड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? आपके ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको ध्यान से यहाँ पर समझ चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अलग क्वेश्चन आता है तो आप उसको समझ गए होंगे, तो जरूर आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर मतलब सब स्टेशन में पत्थरों का क्या उद्देश्य है? आप देखे होंगे सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर मतलब पूरे सब स्टेशन में आपको स्टोन बिछा हुआ रहता है। ठीक है, पत्थर लगे हुए रहते हैं। तो उस पत्थर का क्या उद्देश्य होता है, लगाया जाता है? ठीक है, ट्रांसफार्मरों में पत्थर का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? इंसुलेशन प्रदान करना, ट्रांसफार्मर में तेल रिसाव होने पर अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए, खरपतवार और पौधे की वृद्धि को रोकने के लिए, उपरोक्त सभी। कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनके अगल बगल जो आपको पत्थर लगा हुआ दिखाई देता है, उसके लिए क्या होगा? आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इंसुलेशन प्रदान करना, ठीक है, ट्रांसफार्मर के तेल रिसाव पर होने वाले दुर्घटना से बचने के लिए, और जैसे मिट्टी वगैरह रहेगा तो पेड़ पौधे, ठीक है, निकलने की संभावना होती है। पत्थर लगे होते हैं तो उसके कारण आपका पेड़ पौधे जो निकलते हैं वो नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए वहां पर स्टोन बिछा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इंसुलेशन प्रदान करना, ट्रांसफार्मर में तेल रिसाव होने पर अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए, और खरपतवार और पौधों की वृद्धि को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की क्रूसिफार्म आवृत्ति के पीछे क्या कारण है? आवृत्ति के पीछे क्या कारण है? ठीक है, इसमें मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर की जो क्रूसिफार्म का मतलब जो क्रॉस फॉर्म बनते हैं, फ्रीक्वेंसी के पीछे क्या कारण है? क्रॉस। ठीक है, क्या कारण है? कोर लॉस की कमी, कोर की अनिच्छा में कमी, ठीक है, कोर की अनिच्छा में कमी, तांबे की वाइंडिंग में कमी,
और उपरोक्त सभी। अनिच्छा का मतलब होता है रिलक्टेंस, ठीक है, अनिच्छा का मतलब रिलक्टेंस, अनिच्छा का मतलब रिलक्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जब एक ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट परीक्षण से गुजरता है तो कौन से नुकसान को नजरअंदाज कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है, विच लॉसेस, ठीक है, जो नेग्लेक्ट, कम से कम, जैसे आप समझ सकते हैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी के हिसाब से, ठीक है। तो जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है तो नुकसान को नजरअंदाज, नेग्लेक्ट कर देता है, कौन से लॉस को। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, शॉर्ट सर्किट है तो किसके लिए किया जाता है, कॉपर लॉस के लिए। शॉर्ट सर्किट परीक्षण किसके लिए किया जाता है, कॉपर लॉस के लिए। कॉपर लॉस जो हो तो मैक्सिमम होगा, तो यानी किसको नेग्लेक्ट करता है वो, कोर हानि को। किसको नेग्लेक्ट करता है, कोर हानि को नेग्लेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तेल ट्रांसफार्मर की अस्थिरता और चिपचिपाहट का मान होना चाहिए, विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी का मान होना चाहिए, वोल्युलिटी एंड विस्कोसिटी का मान होना चाहिए, कम उच्च, उच्च निम्न, कम कम और ऊंचा, क्या होना चाहिए। और स्थिरता भी, वोल्युलिटी जो है वो भी कम होना चाहिए, और विस्कोसिटी भी जो होती है चिपचिपाहट वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कोर आकार किस पैरामीटर पर निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर का कोर आकार किस पैरामीटर पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर का कोर आकार, जो कोर जो शेप होते हैं, आकार जो होता है वह किस पैरामीटर पर निर्भर करता है, कोर क्षेत्र और आवृत्ति पर, केवल मुख्य क्षेत्र पर, केवल आवृत्ति पर, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर के कोर का जो आकार है वो आपके कोर एरिया एंड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, कोर क्षेत्र और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो फ्रीक्वेंसी से संबंधित, डिपेंड, आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, तो आपका जितने भी ट्रांसफार्मर के मुख्य इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट जो है, सूत्र जो है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूं, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न रेशियो इन ट्रांसफार्मर इज गिवन, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जो घुमावों की संख्या के अनुपात की गणना करते हैं वह क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑब्लिक नंबर बटे में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी, यानी NS अपान में NP। दूसरा देखिए नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, तो NP बटे में क्या दिया है, NS, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ओनली वन सेकेंडरी के लिए और ओनली वन प्राइमरी के लिए। तो इसमें से क्या होगा, तो प्राइमरी यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी बटे में सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट, फार्मूला फॉर प्राइमरी वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, ठीक है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वोल्टेज का फार्मूला बताना है, क्या होगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वोल्टेज के लिए फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि टर्न रेशियो और प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज के हिसाब से दिया, तो आप जानते हैं कि E1 अपान में E2 इक्वल टू N1 अपान में क्या हो जाएगा, N2। तो N1 टर्न रेशियो को हम स्मॉल n से दर्शा देते हैं, और यहाँ पर E1 इक्वल टू N गुणे क्या हो जाएगा, E2, N गुणे E2, ठीक है। तो द्वितीयक वोल्टेज गुणे टर्न रेशियो, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो रूपांतरण होता है वो K इक्वल टू E2 अपान में E1 होता है, K इक्वल टू E2 अपान में E1। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज का सूत्र क्या है, ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज का सूत्र क्या है, ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज का
सूत्र क्या है? तो ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज का सूत्र, पहला करेक्ट आंसर है प्राथमिक वोल्टेज अपान में घुमाव अनुपात, टर्न रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट, आदर्श ट्रांसफार्मर में हानि होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर में हानि होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं। आपको कमेंट करना है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितना होता है? 0। आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितना होता है? 0। वह ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉसेस नहीं होता है वह क्या कहलाएगा? आपका आदर्श ट्रांसफार्मर। और आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा आपका? 0। नेक्स्ट, दोहरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या है? दोहरी वोल्टेज यानी ड्यूअल वोल्टेज, ड्यूअल वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ड्यूअल वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहां पर क्या होगा? एकल प्राथमिक और एकल द्वितीयक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर, दो प्राइमरी और दो सेकेंडरी वाइंडिंग वाला एक ट्रांसफार्मर, एकल प्राथमिक और दोहरी माध्यमिक मतलब दोहरी ड्यूअल सेकेंडरी वाइंडिंग वाला एक ट्रांसफार्मर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहां पर दूसरा ऑप्शन, दो प्राइमरी और दो सेकेंडरी वाइंडिंग वाला एक ट्रांसफार्मर, दो प्राइमरी और दो सेकेंडरी वाइंडिंग वाला एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? यह एक स्थिर उपकरण है, यह उच्च दक्षता प्रदान करता है, किसी आरंभिक समय की आवश्यकता नहीं होती है। 4 नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, किसी तीसरा जो दिया है, किसी आरंभिक समय की आवश्यकता नहीं होता है, मतलब ऑपरेट करने में ट्रांसफार्मर को समय नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थिर उपकरण होता है, उच्च दक्षता प्रदान भी करता है और किसी भी स्टार्टिंग करने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं होती है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 4 नंबर, उपयुक्त सभी। उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? पहला दिया कि एक स्थिर उपकरण है, एक भारी उपकरण है, आकार और वोल्टेज दूसरा, 4 नंबर दिया है दूसरा और तीसरा। कौन सा करेक्ट सही होगा? आंसर कौन सा करेक्ट होगा जल्दी बताइए। देखिए, स्थिर उपकरण तो जस्ट हम लोग पिछले वाले ऑप्शन में देखें तो करेक्ट हो, तो गुण होता है, इसका लाभ है। इसका नुकसान क्या है? तो यह एक भारी उपकरण है और आकार और वोल्टेज दोनों के, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में कोर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर में कोर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर में कोर कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रांसफार्मर में कोर जो होता है वह आपका कोर टाइप और क्या होता है? सेल टाइप। कोर टाइप और सेल टाइप। ठीक है, कोर टाइप और सेल टाइप, यानी 4 नंबर आपका सही होगा। और कोर के आधार पर आपका ट्रांसफार्मर कोर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो वो आपका कोर टाइप होगा और एक होगा सेल टाइप। ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स प्रवाह के लिए एक मार्ग होता है और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स प्रवाह के लिए कितना मार्ग होता है? 2 रास्ते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का तापमान ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ट्रांसफार्मर का तापमान ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का तापमान ज्ञात करने के लिए खुला लोड परीक्षण, लोड परीक्षण बंद करें, सैंपलर टेस्ट और इनमें से कोई नहीं। सैंपलर टेस्ट इनमें से कोई नहीं। ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेस्ट मापन जो होता है वह आपका सैंपलर टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता
खाली स्पेस दिया है, स्थिति में देखी जा सकती है। क्वेश्चन का अर्थ है कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कौन सी स्थिति में होती है। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम दक्षता जो होगी वह कौन सी स्थिति में होगी। मैक्सिमम आयरन लॉस, मिनिमम कोर लॉस, तांबे की हानि और लोहे की हानि के बराबर है, और हिस्टेरिसिस हानि। तो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम, ये आपके यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम दक्षता होती है वो आपके कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, किसी ट्रांसफार्मर में प्राकृतिक तेल शीतलन का उपयोग अधिकतम कितनी सीमा तक किया जाता है। जो नेचुरल ऑयल कूलिंग व्यवस्था की जाती है वह ट्रांसफार्मर में कितने केवीए तक सीमा के लिए किया जाता है, कितने केवीए तक सीमा के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, बताइए। 50 केवीए, 3000 केवीए, 500 केवीए, 250 केवीए, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन है 3000 केवीए। ठीक है, नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर बदल देता है, एक ट्रांसफार्मर बदल देता है, ट्रांसफार्मर बदल देता है, एक ट्रांसफार्मर बदल देता है। ट्रांसफार्मर क्या बदलता है, वोल्टेज और करंट को। क्या बदलता है, वोल्टेज और करंट को। ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, आमतौर पर ट्रांसफार्मर के किस तरफ टैपिंग लगाई जाती है, ट्रांसफार्मर के किस तरफ टैपिंग लगाई जाती है। आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर के किस तरफ टैपिंग लगाई जाती है। सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड, यहाँ पर राइट साइड, राइट साइड, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज साइड, प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। किस साइड ट्रांसफार्मर के किस तरफ टैपिंग लगाई जाती है, तो हाई वोल्टेज साइड। किस तरफ, हाई वोल्टेज साइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ब्रीदर घटक में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर लगा होता है, ब्रीदर, वह उसमें जो पदार्थ उपयोग किया जाता है वह क्या होता है। ठीक है, सिलिका जेल, सोडियम, सिलिका की रेत, पोटेशियम, क्या होता है। तो उसमें जो पदार्थ उपयोग किया जाता है वह आपका सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, कमेंट कीजिए। सिलिका जेल का रंग कैसा होता है जब वह शुद्ध होता है, शुद्ध सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्रेरकत्व का मान क्या होता है। ट्रांसफार्मर में, आदर्श ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर में प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का मान क्या होता है। इंडक्टेंस का मान क्या होता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इसमें आपसे रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस या लॉसेस नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इंडक्टेंस का मान क्या होगा, इंडक्टेंस का मान क्या होगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, अनंत। क्या होता है, अनंत। ठीक है, नेक्स्ट, यदि ट्रांसफार्मर की आपूर्ति बढ़ा दी जाती है तो लोहे की हानि होगी। यदि ट्रांसफार्मर की आपूर्ति बढ़ा दी जाती है तो लोहे की हानि होगी। आपको बताना है
कि ट्रांसफार्मर की आपूर्ति बढ़ा देने से आपूर्ति आवृत्ति बढ़ा दी जाती है तो लौह हानि होगी। लौह हानि होगी आवृत्ति बढ़ा देने से। कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसफार्मर की आपूर्ति आवृत्ति बढ़ा दी जाती है तो लौह हानि क्या होगी। ट्रांसफार्मर की आवृत्ति बढ़ा दी जाती है तो आयरन लॉस क्या होगा। परिवर्तन नहीं होगा, आयरन लॉस में कमी होगी, वृद्धि होगी, उपरोक्त में से कोई भी। उपरोक्त में से कोई भी बताइए क्या होगा। देखिए, ट्रांसफार्मर की जब आपूर्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ा देने से लौह हानि जो होगी वह आयरन लॉस को होती है, वो आपकी बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण का उपयोग करके किया जाता है। ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण किस पदार्थ का प्रयोग करके किया जाता है। ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण किस पदार्थ का उपयोग करके किया जाता है। तो सिलिकॉन स्टील का। किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील का किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या उद्देश्य है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या उद्देश्य है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या उद्देश्य है। शॉर्ट सर्किट से बचाता है, नमी के प्रवेश को रोकता है, ट्रांसफार्मर के तेल को नियंत्रित करता है जो पर्यावरणीय तापमान के आधार पर फैलता और सिकुड़ता है। इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, कंजर्वेटर जो होता है वो कंजर्वेटर में ये सिलेंड्रिकल टाइप का होता है और इसमें आपका ऑयल गेज भी लगा रहता है और इसके आधे स्तर तक तेल भरा होता है। कंजर्वेटर में आधे स्तर तक तेल भरा होता है तो वह ट्रांसफार्मर के तेल को नियंत्रित करता है और पर्यावरणीय तापमान के आधार पर संकुचन या एक्सपेंशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर की लेमिनेशन मोटाई होती है। ट्रांसफार्मर कोर की जो लेमिनेटेड कोर होते हैं उस लेमिनेशन या की मोटाई क्या होती है, थिकनेस क्या होता है। थिकनेस क्या होता है। लेमिनेटेड कोर की जो मोटाई होती है वो क्या होती है। तो 0.4 mm से 0.5 mm होती है। 0.5 mm होती है। एक पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाने वाला तेल से मुक्त होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में जो तेल उपयोग किया जाता है वो किस चीज से मुक्त होना चाहिए, यानी तेल में क्या होने पर नुकसानदायक हो सकता है, आपको बताना है। तेल जो ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है वह कैसा होना चाहिए। तो तेल के अंदर नमी नहीं होना चाहिए। तेल के अंदर नमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तेल में क्या होना चाहिए, नमी, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बुखोल्ज रिले को किस ट्रांसफार्मर पर स्थापित कर सकते हैं। बुखोल्ज रिले को किस ट्रांसफार्मर पर स्थापित कर सकते हैं। बुखोल्ज रिले को किस ट्रांसफार्मर पर स्थापित
कर सकते हैं। तो बुखोल्ज रिले के लिए बुखोल्ज रिले का उपयोग उसी ट्रांसफार्मर में किया जाता है जिसमें तेल उपयोग किया जाता है। ठीक है, तेल से ठंडा ट्रांसफार्मर जो है उसमें किया जाता है, क्योंकि अचानक अगर तेल का प्रसार बढ़ता है तो भी बुखोल्ज रिले में 2 टाइप्स के अलार्म होते हैं। एक, अगर तेल का स्तर घटता है तो भी अलार्म इंडिकेट करता है, और दूसरा आपका तेल का स्तर अचानक हीट होने से अगर बढ़ता है तो भी अलार्म बजना शुरू कर देता है, इंडिकेट करता है। क्योंकि उसमें क्या होते हैं, 2 अलार्म और 2 ग्लास ट्यूब होते हैं, फ्लोट होते हैं, जिसमें आपका मरकरी भरा होता है। क्या भरा होता है? मरकरी भरा जाता है। ठीक है, और वह अलार्म से कनेक्टेड होते हैं। और मरकरी जिसके ऊपर रखा होता है उसको क्या कहते हैं? मरकरी जिस पे रखा रहता है उसको क्या कहा जाता है? चलिए हम इसको बता दे रहे हैं, इसको कहते हैं फ्लेंग। और आप बताइए कि ये किस मटेरियल का बना होता है? यह किस मटेरियल का बना होता है? ठीक है, नेक्स्ट। ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स क्यों होते हैं? ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स क्यों होते हैं? ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स क्यों होते हैं? तो ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स जो होते हैं वो कोर सेचुरेशन क्यों होते हैं? कोर सेचुरेशन के द्वारा, कोर सेचुरेशन होना, ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। वितरण ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी वह कितनी % होती है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दक्षता कितनी होती है? 50%। कितना होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता? 50%। ठीक है, वैसे आपका नॉर्मल स्थिति में नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर है वो आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप 98% या किसी किसी ऑप्शन में 95% से लेकर के 98% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन स्टार फैशन वर्क एट कंडीशन। स्टार फैशन में जुड़ा एक ट्रांसफार्मर यानी स्टार कनेक्शन में जुड़ा एक ट्रांसफार्मर किस स्थिति पर कार्य करता है? किस स्थिति पर काम करता है या कार्य करता है? नो लोड पर, फुल लोड पर, बैलेंस लोड एंड अनबैलेंस लोड पर, और लास्ट दिया है बैलेंस लोड पर। किस लोड पर कार्य करता है? तो बैलेंस लोड पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुखोल्ज रिले के बारे में चेतावनी देता है। बुखोल्ज रिले जो है वो किस बारे में चेतावनी देता है? किसके लिए जो लगा बुखोल्ज रिले लगा होता है वो इंडिकेट करता है ट्रांसफार्मर में जो अंदर होने वाले दुर्घटना है वह इंडिकेट करता है। ठीक है, बुखोल्ज रिले एक सुरक्षा उपकरण की तरह कार्य करता है। सुरक्षा उपकरण की तरह कार्य करता है जो ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट को दर्शाता है। तो ट्रांसफार्मर के भीतर उत्पन्न होने वाले विद्युत दोष को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की चुंबकित धारा छोटी क्यों हो जाती है? ट्रांसफार्मर की जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कम क्यों होती है? ट्रांसफार्मर की चुंबकित धारा छोटी क्यों होती है? तो एयर गैप कम होने के कारण। किसके कारण? एयर गैप कम होने के कारण। ट्रांसफार्मर में कौन सा पैरामीटर समान रहता है? ट्रांसफार्मर में कौन सा पैरामीटर समान रहता है? वोल्टेज, आवृत्ति, प्रतिरोध,
उपर्युक्त सभी। आपको बताना है ट्रांसफार्मर में कौन सा पैरामीटर समान रहता है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति समान होता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट बदलते रहते हैं बट आवृत्ति चेंज नहीं होता है। प्रतिरोध बदलना यानी प्राइमरी सेकेंडरी जो होंगे, अगर मोटे तार और पतले तार से वाइंडिंग की जाती है, कॉइल बनाया जाता है, तो उनके रेजिस्टेंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में हेलिकल वाइंडिंग किस तरफ लगाई जाती है। हेलिकल कॉइल्स, ठीक है, हेलिकल कॉइल्स किस तरफ लगाई जाती हैं। ट्रांसफार्मर में हेलिकल जो वाइंडिंग होती है वो किस तरफ लगाई जाती है, ठीक है, किस तरफ लगाई जाती हैं। कमेंट करके बताइए कि हेलिकल जो वाइंडिंग है वो किस तरफ लगाई जाती है, ठीक है, किस तरफ लगी होती है। तो आपके लगी होती हैं हाई केवीए ट्रांसफार्मर के कम वोल्टेज साइड पर, ठीक है, हाई केवीए, उच्च केवीए के ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड पर लगे होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर पर कौन सा परीक्षण सबसे कम किया जाता है। ट्रांसफार्मर पर कौन सा परीक्षण सबसे कम किया जाता है। ट्रांसफार्मर पर कौन सा परीक्षण सबसे कम किया जाता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो आप जानते हैं किया जाता है, ये ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, कॉपर लॉस और नो लोड करंट और आयरन लॉस के लिए। और इसमें रेडियो इंटरफेस टेस्ट जो होता है वह नहीं किया जाता है, सबसे कम टेस्ट किया जाता है रेडियो इंटरफेस टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, यदि ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इसमें 100 MCQ क्वेश्चन है जो आपके किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए, आरआरबी का हो, यूपीपीसीएल टीजीटी का हो, वो ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। आपका जो एग्जाम होने वाला है पीजीसीएल के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और सभी ऑब्जेक्टिव को नोट कीजिए और इतना बारीकी तरह से समझिए उस चीज़ को कि आपके दिमाग में फीड हो जाए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रटने के से याद नहीं रह जाती, उन चीज़ों को समझना पड़ता है। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। यदि ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स अगर उत्पन्न होंगे तो कोर लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आई स्क्वायर क्या हो जाता है, बढ़ता है, ठीक है। हानि जो है वो क्या होगा, बढ़ता है। थर्ड आपका ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का कोर प्रयोग किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का कोर उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का कोर उपयोग किया जाता है। एयर कोर उपयोग किया जाता है, वायु कोर, ठीक है, एयर कोर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ईएमएफ इक्वेशन में ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है उसमें फ्लक्स का मान क्या होता है। ईएमएफ इक्वेशन के लिए फ्लक्स का मान क्या होता है, फाई एम एफ एन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दूसरा फार्मूला वही होता है, बी के मतलब फाई के जगह फाई इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए। तो यहाँ पर फाई मैक्सिमम और यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो फाई मैक्सिमम, तो बी मैक्सिमम इंटू ए यहाँ पर रख देते हैं। तो एक और इसका समीकरण होता है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स होता है वो 5m क्या होता है, मैक्सिमम, अधिकतम फ्लक्स होता है। ठीक है, अधिकतम फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला नंबर, फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। फ्लक्स कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का उद्देश्य है। ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का उद्देश्य है। तो सिलिकॉन स्टील का जो उद्देश्य होता है ट्रांसफार्मर में, वो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील कोर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में कम क्रॉस सेक्शनल एरिया पर देखा जा सकता है। कम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा जा सकता है कौन सा, प्राइमरी साइड में, एचवी साइड में यानी हाई वोल्टेज साइड, द्वितीयक पक्ष सेकेंडरी साइड में, इनमें से कोई भी नहीं। किस साइड देखा जा सकता है, तो वह हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड। नेक्स्ट, किन परिस्थितियों में पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होती है। किन परिस्थितियों में पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है फुल लोड पर। किस पर, फुल लोड पर, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर फुल लोड पर ऑपरेट किए जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, फुल लोड पर। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूअल ट्रांसफार्मर की तुलना में, ड्यूअल ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या लाभ है। ड्यूअल ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या लाभ है। देखिए, ड्यूअल ट्रांसफार्मर जो दो कोर वाले, यहाँ पर कोर ट्रांसफार्मर जो ड्यूअल है यानी डबल वाइंडिंग है, इसमें और ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या फर्क है, इनमें क्या लाभ है। तो इनमें जो है वह टर्न ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि क्वाइल यानी टर्नो यानी वायर की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, टर्न कम होते हैं, यानी कम टर्न सामग्री, जो तार जो उपयोग होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है और इसमें क्या होती है, डबल वाइंडिंग होती है। कोर में क्या होता है, कोर ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंगें होती हैं, एक प्राइमरी होता है और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी होता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। कमेंट करके बताइए ये ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ। एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ, विद्युत वाहक बल की एसआई मात्रक क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जल्दी बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा इसका मात्रक। ईएमएफ का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, एम्पियर आपका करंट के लिए हो जाएगा, हर्ट्ज आपका आवृत्ति के लिए, सेंटीमीटर दूरी के लिए। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर या मीटर। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का मात्रक क्या होगा, शक्ति का इकाई क्या होगा, बताइए। शक्ति की इकाई क्या होगी, शक्ति की इकाई क्या होगी। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट। पावर का मात्रक क्या होता है, P बराबर होता है W/T। तो इसको जूल प्रति सेकेंड भी मात्रक होता है और इसको वाट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, वाट। नेक्स्ट,
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रक बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होगा? वोल्ट, वोल्ट, एम्पियर, वोल्ट प्रति मीटर, सेंटीमीटर, वोल्ट प्रति मीटर और सेंटीमीटर, कौन सा इसमें से मात्रक होगा? कौन सा मात्रक होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। E इक्वल टू वी अपान में डी इसका फार्मूला होता है, वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज एनपी इन ए ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में एनपी क्या होता है? एनपी किसको दर्शाया जाता है? ठीक है, बताना है कि ट्रांसफार्मर में एनपी क्या है। ट्रांसफार्मर में एनपी क्या है? तो ट्रांसफार्मर में एनपी जो है ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या को व्यक्त करता है। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या को व्यक्त करता है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड इस एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको यूनिट बताना है, मात्रक बताना है। क्या होगा? वोल्ट, एम्पियर, एम्पियर मीटर, सेंटीमीटर। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा? स्ट्रेंथ यानी ताकत का मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के लिए मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? वोल्ट मीटर, एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर, सेंटीमीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर, एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर, सेंटीमीटर। क्या होता है? तो वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, फैराडे लॉ इक्वेशन। फैराडे लॉ इक्वेशन, फैराडे लॉ इक्वेशन क्या होगा? फैराडे लॉ इक्वेशन क्या होगा? E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ई इक्वल टू एन डी फाई, ई इक्वल टू एन डी टी और एन डी फाई बराबर डी टी। फैराडे लॉ के लिए इक्वेशन होता है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपान में डी टी। माइनस ये लेंज लॉ को व्यक्त करता है।
लेंज लॉ को व्यक्त करता है, और E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यहां पर क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसफार्मर को स्पेस के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ट्रांसफार्मर को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कोर का उपयोग किया गया है, मतलब कोर के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर और वाइंडिंग के आधार पर। किस आधार पर किया जाता है, तो आपके तीनों ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी, कोर के भी आधार पर किया जाता है, सेल टाइप, कोर टाइप, ठीक है, बैरी टाइप भी होता है। वोल्टेज के आधार पर आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। वाइंडिंग के आधार पर, ठीक है, जैसे डेल्टा स्टार कनेक्शन के आधार पर। वाइंडिंग के आधार पर अगर देखेंगे तो डबल फेज, ट्रिपल फेज, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कौन से गुण फॉलो होंगे, ठीक है, कौन सा आदर्श ट्रांसफार्मर का गुण है, इसमें आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन सा एक आदर्श ट्रांसफार्मर के गुण को व्यक्त करेगा। एब्सेंस ऑफ लॉसेस, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक लीकेज, 10 ओम रेजिस्टेंस, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी। आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें कोई भी लॉसेस ना हो, और लॉसेस क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो क्या होगा, लॉसेस का अभाव होता है, लॉसेस होता ही नहीं है, और लीकेज, करंट, मैग्नेटिक लीकेज भी नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आपका, 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, जब एक ट्रांसफार्मर को रेटेड वोल्टेज और कम आवृत्ति पर संचालित किया जाता है तो क्या होता है, क्या होता है। जब एक ट्रांसफार्मर को रेटेड वोल्टेज और कम आवृत्ति पर ऑपरेट किया जाता है तो क्या होता है। कोर फ्लक्स में बढ़ोतरी होगी, प्रतिरोध मान में वृद्धि, वर्तमान मूल्य में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब रेटेड वोल्टेज और कम आवृत्ति पर ऑपरेट किया जाता है तो कोर फ्लक्स में क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगती है, कोर फ्लक्स में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी कारणवश क्वेश्चन स्लो हो, हाइड हो गया, क्या हो गया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक ट्रांसफार्मर किस स्थिति में अधिकतम दक्षता देता है। एक ट्रांसफार्मर किस स्थिति में अधिकतम दक्षता, मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, किस स्थिति में मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। कॉपर हानि 0, तांबे हानि और इक्वल टू अनंत, तांबे की हानि बराबर लोहे की हानि, तांबे की हानि 99%। तो अधिकतम दक्षता कब होता है, जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि इनपुट आवृत्ति में वृद्धि होती है तो ट्रांसफार्मर में लौह हानि क्या होता है। यदि इनपुट आवृत्ति में वृद्धि होती है तो ट्रांसफार्मर में लौह हानि क्या होती है, लौह हानि क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर में यदि इनपुट आवृत्ति में वृद्धि होती है तो ट्रांसफार्मर की जो लौह हानि होगी, ठीक है, वो क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ाने पर, ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ाने पर आयरन लॉस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लोड बढ़ाने पर आयरन लॉस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लोड बढ़ाने पर कॉपर लॉस में परिवर्तन होता है, लोड बढ़ाने पर कॉपर लॉस में
परिवर्तन होता है, लोड जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो कॉपर लॉस का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर के भार से प्राप्त ऋणात्मक वोल्टेज होता है तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, यदि ट्रांसफार्मर के लोड से निगेटिव वोल्टेज प्राप्त होता है तो इसका अर्थ क्या है। यहां पर कैपेसिटिव प्रकार का लोड, इंडक्टिव प्रकार का लोड, प्रतिरोधक प्रकार का लोड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा यहां पर, कैपेसिटिव प्रकार का लोड। जब लोड कैपेसिटिव होगा, लोड कैपेसिटिव होगा, उस स्थिति में आपका निगेटिव वोल्टेज लोड पर प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अगला क्वेश्चन है, कम पावर फैक्टर वाले ट्रांसफार्मर का उपयोग किस हानियों को मापने के लिए किया जाता है। कम पावर फैक्टर वाले ट्रांसफार्मर का उपयोग हानियों को मापने के लिए किया जाता है, हानियों को मापने के लिए किया जाता है। लोहे की हानि, इस्पात हानि, ईडी करंट हानि, इनमें से कोई नहीं। इसको मापने के लिए किया जाता है, यहाँ पर लोहे की हानि मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के लेमिनेटेड के बीच किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के लेमिनेटेड के बीच किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के लेमिनेटेड के बीच वर्निश का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, वर्निश का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किस चरण सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है, सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किस सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के किया जाता है। तो 3 फेज के ट्रांसफार्मर में, ठीक है, 3 फेज चरण यानी फेज में 3 फेज ट्रांसफार्मर में सैंडविच वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द ओसी टेस्ट, ओसी यानी ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट इज प्रेफर्ड on the transformer, open circuit test preferred in the transformer, open circuit test परीक्षण किया जाता है to find hysteresis loss, to find efficiency, to find resistance, to find core loss। किसके लिए किया जाता है, तो कोर लॉस को ज्ञात करने के लिए। किसको किया जाता है, कोर लॉस को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is the short circuit test is preferred on the transformer, why is the short circuit test is preferred on the ट्रांसफार्मर। किसके लिए प्रीफर किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए प्रीफर किया जाता है, किस परीक्षण के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो आपके टू फाइंड कॉपर लॉस, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कॉपर लॉस के लिए। नेक्स्ट, समांतर रूप से संचालित होने वाले एकल चरण ट्रांसफार्मर को बनाए रखना चाहिए। समांतर प्रचालन, समांतर रूप से संचालित करने के लिए, पैरेलल ऑपरेशन के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को बनाए रखना चाहिए। क्या शर्त होना चाहिए, समान ध्रुवता, विपरीत ध्रुवता, समान दक्षता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए, सेम पोलरिटी, क्या होनी चाहिए, समान ध्रुवता, सेम पोलरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर में अस्थिरता होनी चाहिए, एक ट्रांसफार्मर में अस्थिरता होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर में अस्थिरता होनी चाहिए, कम, क्या होनी चाहिए, कम। ठीक है, नेक्स्ट,
एक ट्रांसफार्मर में चिपचिपापन होना चाहिए, विस्कोसिटी जो है उसकी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? कम, बराबर, उच्च, शून्य, क्या होना चाहिए? यहां पर कम होना चाहिए, जो विस्कोसिटी है वो क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, करंट ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है? करंट ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है? कौन सी वाइंडिंग होती है? तो सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड होती है। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर में प्राकृतिक वायु शीतलन गुण सीमा तक होती है। वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जो वायु नेचुरल के द्वारा ट्रांसफार्मर की कूलिंग की जाती है? वह कौन सा ट्रांसफार्मर हो सकता है? 0 MVA, 1 MVA, 1.5 MVA तक, 5 MVA तक। कितना होता है? तो 1.5 MVA तक। ठीक है, 1.5 MVA स्मॉल मिली वोल्ट एम्पियर और कैपिटल होगा तो मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, यह मिली है, मिली वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय लीकेज कम होता है? किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय लीकेज कम होता है? किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय लीकेज कम होता है? तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर की दक्षता भी बेहतर होती है, और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक लीकेज का मान क्या होता है? कम होता है। और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के लिए 2 मार्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर किस स्थिति में कार्य करते हुए एक इकाई पावर फैक्टर पर अधिकतम दक्षता देता है? अधिकतम दक्षता देता है, अधिकतम दक्षता देता है। एक ट्रांसफार्मर किस स्थिति में कार्य करते हुए एक इकाई पावर फैक्टर पर अधिकतम दक्षता देता है? तो वह क्या होता है? नियत लोड करंट पर, नियत लोड करंट पर इकाई पावर फैक्टर की अधिकतम दक्षता देता है। नेक्स्ट, यहां पर क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रांसफार्मर में 1600 लूप वाली एक प्राइमरी कुंडली और 1200 लूप वाली द्वितीय कुंडली होती है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में 6 एम्पियर प्रवाहित होती है धारा, तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा कितनी होगी? यहां पर हम लिख देते हैं, 1600 दिया है प्राइमरी कुंडली, यानी एनपी का मान दिया है कितना? 1600। 1200 दिया है यहाँ पर द्वितीय के लिए, कितना दिया है? 1200। और प्राइमरी कुंडली में यानी आईपी का मान कितना दिया है? 6 एम्पियर। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए कि द्वितीय कुंडली में धारा कितनी होगी? 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 जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए। प्राइमरी, या आप इसको N1 भी लिख सकते हैं, इसको N2 भी लिख सकते हैं, इसको I1 भी लिख सकते हैं। जल्दी बताइए क्या होगा? देखिए यहां पर NP बटा में NS इक्वल टू IS अपान में IP होता है। करंट उल्टा होता है, P वहां पावर से निकालेंगे तो ठीक है। यहाँ पर NP का मान कितना दिया है? 1600। NS का मान कितना है? 1200, बराबर IS का मान आपसे द्वितीय कुंडली में पूछ रहा है। IP का मान है 6, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, और यहाँ से इसको कटा देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 एम्पियर। ये तो गड़बड़ है, मिस्टेक हो गया क्या ऑप्शन में? कितना है? 1200 लूप दिया है यहाँ पर, ठीक है, और 1600 है। कहाँ मिस्टेक हो गया?
1600 लूप वाली और 1200 प्राइमरी हो गया आपका। प्राइमरी आपका कितना है 1600 और ये हो गया 1200, ये कैंसिल हो जाएगा 12, ये 8, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, कितना आना चाहिए 8 एम्पियर। ठीक है, ये कहीं मिस्टेक हो गया है। ठीक है, देख कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा यहाँ पर और कोई 1600 अपान में 1200, यहाँ पर 6, ठीक है 8 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या हो गया, सिस्टम स्लो हो गया, वेट। देखिए कुछ मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर का कौन सा घटक नहीं है। ट्रांसफार्मर का कौन सा घटक नहीं है, ट्रांसफार्मर का कौन सा घटक नहीं है। तो वाइंडिंग, कोर और वायर, ये तीनों ट्रांसफार्मर के पार्ट है, घटक हैं, बट ब्रश क्या होता है, ये डीसी का पार्ट होता है। ठीक है, तो ब्रश जो है वो ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं, गुंजन। क्या कहते हैं, गुंजन या हम या हमिंग, हम या हमिंग। ठीक है, शोर को, नॉइज को क्या कहा जाता है, गुंजन। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर तब करंट खींचता है जब उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग खुली होती है। ट्रांसफार्मर तब करंट खींचता है जब उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग खुली होती है, जब उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग खुली होती है। तो जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग खुली होगी, ओपन होगा, उस टाइम ओपन होगा, तो उस टाइम करंट क्या होगा, नो लोड करंट। जब सेकेंडरी पर लोड ही नहीं होगा तो करंट भी क्या होगा, नो लोड करंट। तो प्राइमरी में क्या हो जाएगी, नो लोड प्राथमिक धारा। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर में उसके प्राथमिक और द्वितीयक के बीच प्रतिरोध होता है। एक ट्रांसफार्मर में उसके प्राथमिक और द्वितीयक के बीच प्रतिरोध होता है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक के बीच प्रतिरोध क्या होता है, अनंत प्रतिरोध। क्या, ये तो शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलों में सदैव होता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलों में सदैव होता है। तार का साइज एक ही होता है, फेरों की संख्या अलग अलग होती है, मैग्नेटिक सर्किट एक होता है, मैग्नेटिक सर्किट अलग अलग होता है। यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक सर्किट जो होगा वो सेम होता है दोनों कॉइलों के लिए। नेक्स्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या की अपेक्षा होता है। तो स्टेप डाउन में क्या है, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा, यानी N1 का मान ज्यादा होगा किससे, N2 से। तो प्राइमरी टर्नों की संख्या सेकेंडरी की टर्नों से क्या होगी, ज्यादा, क्या होगी, ज्यादा। नेक्स्ट और इस लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, 100 नंबर। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है।
ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है? ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है? आपको बताना है ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है। डायनामिक डिवाइस है कि स्टैटिक्स डिवाइस है? एंड डायनामिक डिवाइस, स्टैटिक्स डिवाइस, राउंड डिवाइस, कौन सा प्रकार का है? तो स्टैटिक्स डिवाइस। कैसा डिवाइस है? स्टैटिक्स डिवाइस है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और आप इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, बाकी आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, हमें उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर आप शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।